बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। ये मेरा और आपका नया सफ़र है और इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद हुआ करेंगी आमना शेख साहिबा, जो कि सियासत में भी बहुत सरगर्म दिखाई देती हैं हमें और साथ ही माहिर कानून भी हैं। इसके अलावा हमारा साथ हुआ करेगा जी साद रसूल साहब के साथ भी, जो कि माहिर कानून भी हैं और तजियाकार भी हैं। इसके अलावा हमारी भरपूर कोशिश होगी पब्लिक पल्स में जो भी बात हम करेंगे वो मुस्तनद हो, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हो और बिल्कुल ऑथेंटिक बात हम आप तक पहुंचाएं। फिर आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पहला प्रोग्राम होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये सफर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक जो बड़ी मशहूर फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग आपने जरूर सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में अगर आजकल देखें तो लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन हुई चली जा रही है। अगर सिर्फ मैं कल की बात करूं तो हुकूमत की जानिब से नई कानून साजी की फुर्तियां बहुत देखने को मिल रही हैं। एक ही दिन में हुकूमत ने 3 बिल पेश किए हैं, जिसमें सेनेट में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 तरमीम ऑर्डिनेंस का बिल पेश किया गया। अब उसके बाद इसको जो है वो मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द भी कर दिया गया और सेनेट में बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमा और अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी एक मखसूस बेंच के सामने पेश की जाएगी, जिसका तयन वक्तन फवक्तन किया जाएगा और आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत करने वाले बेंच को मामले की नोयत को वाजे और फिर माकूल बुनियाद पर तय करना होगा। ये मामला अवामी नोयत का है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और इसको पहले देखना पड़ेगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस में नए सेक्शंस भी मुतारिफ करवाए गए। वो सेक्शंस क्या हैं वो भी आपको बताती हूँ। एक तो 7A और दूसरा 7B का इजाफा किया गया है। अब सेक्शन 7A में समाअत के मयार को शफाफ बनाने के लिए जो फहरिस्तें हैं उनका तयन किया जाएगा और मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर निपटाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो सेक्शन 7B है उसमें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी तैयार किया जाएगा, जिसे अदालती फीस की अदायगी के बाद जो भी मुतल्लिका फरीकैन है उनको फराहम कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं जो कल हुकूमत ने दूसरा बिल पेश किया, वो इंतहाई अहम बिल है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हुकूमत अब 17 से बढ़ाकर 25 करने वाली है। मुझे याद है अभी कुछ रोज पहले ही जब ये बहस छिड़ी थी तब ये नंबर 25 का नहीं 23 का था, लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा है वो ये कि 25 का नंबर है और ये बिल भी मंजूर कर लिया गया है। ये बिल फारूक एच नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में मंजूर किया गया है। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया और इस बिल की जो मुखालिफत में 2 वोट आए। पहला वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JI ने जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है उसकी मुखालिफत की है। फिर PTI के सेनेटर हामिद खान का ये कहना था कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। JUI के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा साहब, उनका ये कहना था कि अक्सरियत को तब्दील करने के लिए बिल पेश किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जी तीसरे बिल पर। ये बिल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इस बिल में यह है कि कौमी असम्बली में इसको पेश किया गया और ये बिल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल है। इसको कौमी असम्बली में पेश किया गया। अब इस बिल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनको किसी भी फर्द की गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला हो चुका है। सिविल आर्म्ड फोर्सेज को दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला जो है वो दे दिया गया। ये जी 3 बिल सिर्फ कल पेश हुए, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले दीद कहते हैं अपने गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू पब्लिक पल्स। और हम दुआ गो हैं, मैं दुआ गो हूँ कि आपकी साथ मिलके, मैम के साथ मिलके इस शो के अंदर बहुत सा हम कंटेंट पैदा करेंगे और हमारे सुनने वालों को इंशाल्लाह इससे बहुत सुन के मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं जी, कानून साजी हो रही है बड़ी स्पीड से। हुकूमत सबसे पहले तो जजेस पे आ जाते हैं। जजेस की तादाद 17 से बढ़ के 25 एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2 एडहॉक जजेस भी ऑलरेडी हुकूमत तैनात कर चुकी है, तो वो ओवरऑल नंबर 27 हो जाएगा। तो क्या जरूरत पड़ी है हुकूमत को जजेस के नंबर बढ़ाने के लिए और क्या इन रिफॉर्म्स के जरिए हमारे मुल्क की जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, खासतौर पे अदलिया से रिलेटेड जो मसाइल है? मेरा ख्याल है कि शायद आमना साहिबा इसका बेहतर जवाब दे सकें और मैं उसके रिस्पांस में ज़रूर कुछ कहूँगा, लेकिन एक गुजारिश करता चलूँ सिर्फ कानून की इसमें तौसी करते हुए कि जो एड हॉक जजेस का नंबर है वो टोटल जजेस के अंदर काउंट होता है जी। तो अगर टोटल जजेस का नंबर 25 कर दिया जाए तो एड हॉक उसी 25 का हिस्सा होंगे। एड हॉक उसके एडिशनल नहीं आएंगे, वो उन्हीं 25 का हिस्सा होंगे इफेक्टिवली आर्टिकल 189 के नीचे। ठीक।
हुकूमत का ये बार बार कहना है और उनकी जो एक्सक्यूज थी 26वीं तरमीम प्रेजेंट करने की वो भी यही थी और आज भी उनका इस कानून साजी के अंदर बज़ाहिर ये कहना है, जो जुडिशल कानून साजी की बात हो रही है, कि हम किसी तरीके से आवाम को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम बैकलॉग्स ख़त्म करना चाहते हैं। यही एक्सक्यूज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की चीफ जस्टिसशिप के अंदर मुझे एक्सक्यूज़ नहीं कहना चाहिए, यही बात, यही रीज़न उन्होंने दिया था कि हम एडहॉक जजेस इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि कोर्ट के जो बैकलॉग है उनको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर किसी की दो राय नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत से पूछना ये है कि क्या ये मुनासिब है और बेहतर है कि आप सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सिर्फ 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, आप उसके लिए पहले एक पूरी कानून साजी करें, उसको दो हाउसेस से पहले आप उसको लिखें, फिर उसको 2 हाउसेस से प्रेजेंट करें, फिर नॉमिनेशंस करवाएं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई असामियां क्रिएट करके जजेस लगाएं। क्या ये आसान है केसेस को खत्म करने के लिए, सिर्फ 59,000 केसेस के लिए? या फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 1 लाख से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी पड़ी हुई है, जो मुझे याद पड़ता है, नंबर आई कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ, और तकरीबन आधी के करीब आपकी लाहौर हाई कोर्ट की असामियां खाली हैं, जिसके लिए कोई कानून साजी नहीं करनी, जिसके अंदर पेंडेंसी ज्यादा है, जिसके अंदर आवाम जो कि गरीब आवाम है, जो सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन नहीं आती, हाई कोर्ट्स तक उनके मुफाद आमा के केसेस चलते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बगैर किसी कानून साजी के आप वो सीट्स तो पूरी कर दें और उसके बाद ये बताइएगा कि थोड़े से केसेस के लिए हम खास तौर पर कोर्ट पैकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आमिना आपकी इस पे क्या राय है कि हुकूमत की ये जो फुर्तियां नजर आ रही हैं कानून साजी में और ये जो जजेस वाला मामला है, क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या ये जो हुकूमत कर रही है वो सही कर रही है? देखिए, साथ साहब ने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमें इसके अंदर 2 चीजें गौर करनी चाहिए एज ए लॉयर, जो मैं नोटिस करती हूँ। एक तो पहली चीज ये है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के अंदर जो केसेस की नौयत होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के केसेस की नौयत से, क्योंकि हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ्रिवलेस लिटिगेशन भी होती है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली लिटिगेटेड कंट्रीज। पाकिस्तान में किसी ने किसी को कुछ कह भी दिया तो हम कहते हैं जी कोर्ट चले जाओ, केस कर दो। सो उन केसेस की एक तो नौयत बड़ी डिफरेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील्स आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये है कि क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई बेहतरी नहीं आ रही इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लानी चाहिए। सो आई थिंक कि ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने ये जजेस की तादाद बढ़ाने का बहुत अच्छा इकदाम गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा। और अब ये इकदाम जो है कि हाई कोर्ट में भी होना चाहिए, लोअर कोर्ट्स में भी होना चाहिए। आई थिंक दैट इज हाउ वी शुड लुक एट इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पर्सपेक्टिव की बात है ना। तो मैं नहीं समझती कि इसको इस तरह मैं नेगेटिवली नहीं देखूंगी कि जी क्योंकि हाई कोर्ट में नहीं बढ़ाए तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों बढ़ाए। I look at it the other way around. लेकिन जो सेनेटर का, मैं इसमें सॉरी गुजारिश करता चलूं कि मैम ने बात बिल्कुल दुरुस्त की और इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, हाई कोर्ट के अंदर असामियां बढ़ाने की तो बात ही नहीं हो रही, आपको कानून साजी करने की कोई जरूरत नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जिसके अंदर आपने कोई कानून साजी नहीं करनी, हाई कोर्ट की तैनातियां करने के लिए, उसके अंदर क्या दिक्कत है? वो क्यों नहीं की जा रही? आप इतनी बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली आपने कॉन्स्टिट्यूट की, आपने सब कमिटीज के अंदर ड्राफ्ट्स लेके गए, उस ड्राफ्ट्स के ऊपर हर किस्म की बहस होती रही, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जजेस की सीट्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपने खास तौर पे कैलकुलेट की चीजें कि इस वक्त तकरीबन हमारे पास 11 जजेस हैं तो कितने जजेस। आपको ये सब कुछ करने की बजाय आप ये जरूर करें, 100 दफा करें, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बढ़ा दें, हो सकता है पेंडेंसी कम हो जाए, लेकिन जो काम एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ आप कर सकते हैं, जिसके लिए कानून साजी करने की जरूरत नहीं, अगर आप वाकई मुखलिस हैं इस बात से कि आप पेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं, तो जो गरीब लोगों की फ्रिवलेस लिटिगेशंस हैं वो खत्म करें, ताकि जो वहां पे असल बेलें चल रही हैं, जो वहां पे असल मुकदमात चल रहे हैं, जो फ्रिवलेस लिटिगेशन की वजह से रिजॉल्व नहीं हो रहे, ताकि उन गरीबों को कोई कानून तक रसाई हो सके। ये पॉइंट लेके आते हैं। आमिना प्लीज मेरा पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा। जो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने बात की कि हुकूमत बेसिकली अपने सियासी मफाद के लिए ये सब कर रही है, उनके अक्सरियती जजेस हो जाएंगे इसलिए अपने मनपसंद जजेस को लाया जा रहा है, तो फिर इसके खिलाफ आपका क्या आर्ग्यूमेंट होगा? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले ये है कि हुकूमत ने क्या खुद से ये जजेस लगाने, ये जुडिशल कमीशन ने लगाने, और पहले उसमें हुकूमत की बल्कि लेजिस्लेचर की भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना होने के बराबर थी। अब उसको जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी। और जहां तक ये बात आपने की है कि मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, देखिए
इशू ये है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कि हम हमेशा हर इकदाम को, कितना ही कोई अच्छा इकदाम ना हो, हमने उसको पर्सनल एजेंडा के हिसाब से, पार्टी पॉलिसी के हिसाब से या सपोर्ट करना है या उसके अगेंस्ट बोलना है। क्या इसके अंदर उन्होंने ये कह तो दिया बड़ी आसानी से कि जी अपने पसंदीदा जजेस लगाने के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ पूरी दुनिया में आपके पास जहाँ पे राइट होता है, जहाँ पे कांग्रेस जो है वो चूज करती है जुडिशरी को, ये पाकिस्तान में कोई अनोखा काम तो नहीं होने जा रहा। ठीक ठीक, साथ साहब के पास ये पॉइंट लेके आते हैं कि जुडिशल कमीशन की तैनाती हो रही है जजेस की। एक सेकंड, जुडिशल कमीशन ने लगाना है, तो जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है, आप क्या सेटिस्फाइड है उससे? 24वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि मैम ठीक बात कर रही है? दो बातें। पहली बात ये कि कांग्रेस जजेस अपॉइंट नहीं करती, सेनेट अपॉइंट करती है यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के अंदर। कांग्रेस जो है उसका एक और रोल होता है इसी कॉन्फर्मेशन प्रोसेस के अंदर, और जो स्टेट लेवल के ऊपर कांग्रेसेस होती हैं उनके पास कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस लगाने की इजाजत होती है। और ये मामला भी तमाम जगह के ऊपर नहीं है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस के अंदर, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे लेजिस्लेचर जजेस नहीं लगाता, जुडिशरी जजेस लगाती है। मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाऊं। मैडम ने कहा कि हुकूमत ने जजेस लगाने हैं, वो भी नहीं हाई कोर्ट्स के अंदर, तो फिर भी बड़ा मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लगा लेंगे। वही जुडिशल कमीशन है, वही जुडिशल कमीशन है जिसके लिए आप कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस लगाना चाह रहे हैं। आपने पूरी कानून साजी की, सीट्स क्रिएट की। सीट्स क्रिएट करने से पहले उसी जुडिशल कमीशन में, जिसमें आपके चंद रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, आप सिर्फ एक इजलास कॉल करके आज शाम को लाहौर हाईकोर्ट फिल कर देना। इसके अंदर क्या मसला है? इस वक्त 7:15 बजे हैं, अभी जुडिशल इजलास कॉल करें। मैंने एग्जैक्टली यही कहा है। आज तो नाम पार्लियामेंट से गए हैं, अभी तो जुडिशल कमीशन की फर्स्ट मीटिंग भी नहीं हुई। मैंने यही कहा है कि जो पुरानी कॉम्पोजिशन थी उसके अंदर सिर्फ एक जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं वो मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल थे। तो पुरानी कॉम्पोजिशन के अंदर इतना ईजी नहीं था इन चीजों को करना। आज नाम पार्लियामेंट से गए हैं जजेस के पास जो पार्लियामेंट्री, अब उन्होंने एक ऑपोजिशन की साइड से और एक गवर्नमेंट की साइड से फ्रॉम द सेनेट, द सेम फ्रॉम द नेशनल असेंबली, और एक माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन। तो अब जब ये नई कॉम्पोजिशन होगी तो उसके अंदर ये चीजें जो इन्होंने मेंशन की हैं वो डेफिनेटली बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, साथ साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह ऐड कर लेते, चले इंशाल्लाह ऐड कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो बेहतर हो। अच्छा, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। आमिना, व्हाट डू यू थिंक, गवर्नमेंट को बार बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और वो सब ऑर्डिनेंस आता है, फिर तरमीम, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हुकूमत को बार बार ये सब करने की? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बहुत सारे शोज में मैं देख रही हूँ आजकल तज्जिया हो रहा है हर जगह पे कि जी और लॉ आ गया और अमेंडमेंट आ गई, चेंज हो गया। मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर एक बड़ा खुशाइंद टाइम है कि फाइनली पार्लियामेंट का जो काम है वो पार्लियामेंट कर रही है, क्योंकि उनका काम ही लेजिस्लेशन है। अच्छा। आज तक शायद हमें इतनी आदत हो गई है, स्पेशली पिछले जो हमने कुछ अदवार देखे हैं उसके अंदर, कि लेजिस्लेचर भी जो है और एग्जीक्यूटिव भी जो है वो सिर्फ जलसों पे आके शोर डालते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक इट्स एंड लेजिस्लेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लेजिस्लेशन ऐसे नहीं होती कि आज हो गई तो अगले 40 साल के लिए हम वो करके बैठ गए। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात है, पहले जो उसके अंदर अमेंडमेंट आई थी, लेकिन आमिना इस पे कहीं ना कहीं इंटेंट मैटर करता है, डज इट? जी, इंटेंट बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन मैं एक और चीज समझती हूँ जो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है हम बिल्कुल भूल गए हैं कि जब किसी भी गवर्नमेंट को, किसी की भी गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो, पीपल्स पार्टी की हो, जब गवर्नमेंट को जो मैंडेट दिया है, जो उसके पास आईनी हकूक मौजूद हैं, हम उनसे उनको डिप्राइव करने की बात हर जगह बैठ के क्यों करते हैं? अगर आइन उनको इजाजत दे रहा है लेजिस्लेशन करने की, सो व्हाई कैन यू और मी और एनीबडी एल्स कमेंट कि जी इन्होंने क्यों लेजिस्लेशन की है? अच्छा, मैं जी इसका छोटा सा आपकी इजाजत गुजारिश है कि जरूर लेजिस्लेशन करें। आइन आपको ये इजाजत नहीं दे रहा कि आप अपनी लेजिस्लेशन करें। आइन आपके ऊपर हुक्म सादिर कर रहा है प्रियम्बल के अंदर, सेक्रेड ट्रस्ट, कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लेजिस्लेशन करें। बताएं कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट की कौन सी लेजिस्लेशन की पिछले 7 साल के अंदर। यही कानून जिसकी बात की जा रही है, जिसको पार्लियामान का इतना इसके अंदर उनका प्रेरोगेटिव है ये काम करने की। 3 दफा आपने प्रोसीजर्स का कानून पास किया, उसमें से 1 दफा तो पार्लियामान के थ्रू भी पास नहीं किया था, आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिया था। इसकी तारीख और इसकी सीक्वेंस को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है। जब हुकूमत वक्त को उस वक्त के चीफ जस्टिस से थोड़ा खतरा था, उनको लगता था कि उस वक्त जस्टिस बंदयाल कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक गवर्नमेंट चल रही थी, दीगर चीजें चल रही थी और इलेक्शन के डेट्स का फैसला हो रहा था, तो हुकूमत ने कानून साजी की और चीफ जस्टिस की पावर को डिवाइड कर दिया एक कमेटी की पावर के अंदर। फिर जब जस्टिस काजी फायज ईसा का टाइम पीरियड आया और पता चला कि थोड़े से वो जो कमेटी के पावर्स के जो कमेटी के 3 मेंबरान हैं उसमें से 2 लोग चीफ जस्टिस से डिसएग्री कर रहे हैं, जिससे हुकूमत
पब्लिकली जिनको सपोर्ट कर रही है, लॉ मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, तो आपने सोचा वापस उनको पावर दे देते हैं। आपने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन दे दी कि तीसरा मेंबर उस कमेटी का क्या होगा। अब आपके पास एक और चीफ जस्टिस आए, आपने सोचा कि नहीं, अब इनकी डिस्क्रेशन वापस ले लेनी चाहिए, जैसे बंदयाल साहब के टाइम पीरियड के ऊपर ली थी। हम पार्लियामान को बदनीयती एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं करते, लेकिन गुजारिश ये है कि ये एक नया दौर है। यहां पे लोग आवाज सुन के, बात सुन के, हर ठेले, हर सड़क के ऊपर अपने फैसले खुद करते हैं। पार्लियामान अगर बदनीयती नजर आएगी तो आपके मेरे कहने से लोगों को यकीन नहीं होगा, लोगों को अमल देख के खुद यकीन हो जाता है। ठीक हो गया। आप ना इस पे आप कुछ ऐड करना चाह रही है? हमारे पास 1 मिनट रहता है। जी डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह नहीं था। उसके अंदर पहली बात तो ये मैं समझती हूँ कि बदनीयती का वर्ड इन्होंने जैसे कहा कि मैं यूज नहीं कर रहा लेकिन कर भी दिया। तो एक तो पहली बात यह है कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों के लिए इस तरह का वर्ड यूज करना मैं तो नहीं समझूंगी कि किसी को भी करना चाहिए। एंड सेकेंडली जो उनकी पावर्स को दोबारा से चेंज किया गया था वो इसलिए नहीं था कि उसके अंदर किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट शामिल था। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उस वक्त मैं नाम वैसे तो नहीं लेना चाहती, लेकिन जो सीनियर प्यूनी जज थे उन्होंने इनकार कर दिया था उस कमेटी का हिस्सा बनने से। तो क्या उस कमेटी को डिसफंक्शनल रखा जाता या बेहतर था कि चीफ जस्टिस को ये पावर दे दी जाती कि वो किसी थर्ड जज को जो है वो अपॉइंट कर लें कमेटी का हिस्सा, ताकि कमेटी अपना काम गैर मौजूदगी की वजह से वो जारी रहे। चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट भी आ गया। नाज़रीन, पब्लिक पल्स में इस वक्त हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी है। जब हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कुछ मजीद हमारे पास आईनी और कानूनी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको पब्लिक पल्स में खुशामदीद भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर जो आज की बल्कि डेवलपमेंट कहूंगी मैं, आप जरूर न्यूज बुलेटिन में उसको सुन चुके हैं, लेकिन एज आई प्रॉमिस्ड हम उसके जरा कानूनी जो पहलू हैं उनको जांचने की कोशिश करेंगे। खबर ये जी कि कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब ने पार्लिमानी जमातों की जो जुडिशल कमीशन है उसमें नामजदगी कर दी है और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब, जबकि मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद साहिबा, ये इनको नामजद किया गया है। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज साहब का नाम सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और तमाम तर जो पार्लिमानी जमातें उनसे मुशावरत के बाद ही ये नाम भिजवाए हैं। अब अगर थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड की तरफ भी जाएं तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है, जबकि पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और ऑपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। जजेस की तैनाती के लिए 13 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होंगे और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये जी मामलात हैं इस वक्त। साद रसूल साहब साथ चलते हैं। सबसे पहले सर, ये जो जुडिशल कमीशन के लिए अब पार्लिमानी जमातों के मेंबरान के नाम भेज दिए गए, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सीनियर लीडर्स को भेजा गया। जुडिशल कमीशन किसी भी आईनी स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही जरूरी इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके नॉमिनेटेड जजेस, ख्वाह वो हाई कोर्ट के जजेस हों, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, ना सिर्फ के आपके और मेरे बुनियादी हुकूक के फैसले करेंगे, बल्कि लोगों की जिंदगी मौत के फैसले करेंगे, लोगों की इज्जत व माल के फैसले करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंटेरियंस के अंदर से जिन लोगों को भी इसमें नॉमिनेट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो पीटीआई के नाम बताए, दीगर नाम इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे मैं एक जुमला आपकी इजाजत से कहूंगा, प्लीज। वो एक लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में है, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में है। ये सीनियर तरीन लोग हैं अपने अपने ऐवानों में जिनको नॉमिनेट किया गया। जुडिशल कमीशन में बड़े सीरियस और बड़े सीनियर लोगों को नॉमिनेशन होनी चाहिए। आपने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो पार्लियामेंटेरियंस ये इस 4 एडिशनल 5 में से 4 एडिशनल के अंदर नॉमिनेट हुए, उनमें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये कहना कि ऑपोजिशन और हुकूमत की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है जुडिशल कमीशन के अंदर, ये गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के और भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि अभी मैम ने उसकी निशानदही की, हुकूमत के लॉ मिनिस्टर इसके अंदर शामिल हैं, जो कि हुकूमत के सेनेटर भी हैं, अपर हाउस का हिस्सा भी हैं, हुकूमत के अटॉर्नी जनरल साहब शामिल हैं, हुकूमत
हुकूमत के नॉमिनेटेड इस वक्त तो कम से कम जो बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत की मुंतखब पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो ऑपोजिशन और हुकूमत का मवाजना नहीं है। असल में जुडिशल कमीशन के अंदर जो मवाजना करने की जरूरत है, ख्वा ऑपोजिशन हो ख्वा हुकूमत हो, जो मवाजना करने की जरूरत है वो ये है कि क्या जुडिशल कमीशन के अंदर जुडिशल मेंबर्स ज्यादा होंगे या नॉन जुडिशल मेंबर्स ज्यादा होंगे। That's a very इस वजह से क्योंकि जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनकी भी पॉलिटिकल केसेस इसी जुडिशरी के सामने लगे हुए हैं। पीटीआई के जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं वो इसी जुडिशरी के सामने लगेंगे, वो इन्हीं जज साहिबान के सामने लगेंगे, और जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके मुकदमात भी इसी जुडिशरी के सामने लगेंगे। इस जुडिशल कमीशन ने नए जजेस भी नॉमिनेट करने हैं, इस जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बनाने हैं, तो वो लोग जो हुकूमत के खिलाफ मुकदमात सुन रहे होंगे वो इस जुडिशल कमीशन से नॉमिनेट किए जाएंगे लोग जजेस। तो असल सवाल इसमें पार्लियामान के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। ख्वा हुकूमत हो ख्वा अपोजिशन हो, दोनों जज साहिबान के सामने साइलीन है। सवाल यह है कि क्या जजेस की सिलेक्शन साइलीन की मेजॉरिटी करेगी, ख्वा वो पार्लियामान की हो या ख्वा वो हुकूमत की हो या ऑपोजिशन की हो, या जजेस की सिलेक्शन के अंदर ज्यादा नंबर जुडिशरी का अपना होगा जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, जो वकीलों को उनके सामने जो पेश होते हैं सबसे बेहतरीन जानते हैं, जिनके कानून का फहम कि कौन सा शख्स बेहतर है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठने के लिए, ये फैसला जजेस की मेजॉरिटी को करना चाहिए या पार्लियामान की मेजॉरिटी को जो साइल है इन जजेस के सामने। ये बुनियादी मसला है, इसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन का यही सवाल लिए चलते हैं आमिना के पास। देखिए एक टेक्निकल चीज है इसमें। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, आई थिंक उसको अगर बेहतर तरीके से एलैबोरेट किया जाए तो हुकूमती जो पार्टीज हैं और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज लॉ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 5 जो है ये लेजिस्लेचर से आए। सो आई थिंक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लेजिस्लेचर के अंदर से इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन दोनों साइड्स को दी गई है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से इन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतना उसके रोल को इतना डाइल्यूट कर दिया जाना कि उसको सिर्फ एक साइल का रोल दे दिया जाए, उसका वो अपने इलाके के लोगों का नुमाइंदा है, उसको आइन ने कानून ने ये हक दिया कि वो कानून साजी करे। 26वीं तरमीम के बाद उसको ये हक दिया गया कि वो उसकी पार्लियामेंट के थ्रू नॉमिनेट हो फॉर जुडिशल कमीशन। सो उसके रोल को डाइल्यूट कर देना इस हद तक कि जी क्योंकि शायद उसका किसी अदालत में कोई केस चल रहा है इसलिए वो सूटेबल नहीं है उस जुडिशल कमीशन में बैठने को, मैं इस पॉइंट से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कंप्लीटली पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए बिल्कुल हो सकती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि या तो फिर आप ये चीज प्रोपोगेट करें कि जी जुडिशियल कमीशन में लेजिस्लेचर की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होनी चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। उसके लिए फिर एक आईनी तरमीम की जाए, अगर कोई इस चीज का सपोर्टर है, कोई ऑपोजिशन पार्टीज में से हो। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा तजाद जो हमने देखा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑपोजिशन जमात इस आईनी तरमीम को जो है निगेट करती रही, इसके खिलाफ प्रोपोगेंडा करती गई, हर दिन तक आखिरी दिन तक कोशिश करती रही कि आईनी तरमीम पास ना हो, आज उसी आईनी तरमीम के अंडर बनने वाले जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपने नाम नॉमिनेट कर दिए। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर किसी को एतराज है कि लेजिस्लेचर जो है वो हिस्सा ना हो जुडिशियल कमीशन का, तो उनको फिर किसी एक जमात को आईनी तरमीम लानी पड़ेगी, इसको चेंज करना पड़ेगा। बट डाइल्यूटिंग अ पार्लियामेंटेरियंस रोल टू अ साइल, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। आई एग्री विद यू ऑन द पॉइंट। एक सेकंड आई एग्री विद यू आमिना। ये पॉइंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बात कर रही है कि एक तो वो ऑपोजिशन, ऑब्वियसली उनका काम था अपोज करना, 26वीं आईनी तरमीम को वो एट वन हैंड वो उसको अपोज कर रहे हैं, फिर एट द सेम टाइम उसको चैलेंज करने का भी प्लान है, बल्कि हो भी चुका है, और फिर आप जुडिशियल कमिशन का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोल पे अपोज करना है तो पूरी तरह सबसे पहले मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे क्या मौकफ है, वो तो उनकी पार्टी बता सकती है। लेकिन अगर मैं कानून के पर्सपेक्टिव के अंदर गुजारिश करूं तो ये मुझे मंतक समझ नहीं आई कि अगर आप किसी कानून को अपोज करते हैं और वो कानून पास हो जाए तो फिर आपको उसको मानना नहीं चाहिए। अगर मेरे ख्याल में मर्डर का कानून पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त नहीं है, हाँ, और मैं उसको अपोज करता हूँ,
तो क्या फिर मैं मर्डर कर फिर लूं? वो मान के चले कि तो ये बात गुजारिश ये है मैम, सॉरी बसद एहतराम, गुजारिश ये है कि जब कानून साजी हो रही थी तो एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज कर रही थी। पाकिस्तान के तूल और अर्ज में बहुत सारे लोग थे जो उसको अपोज कर रहे थे। जब आपने कानून पास कर दिया तो उसके नीचे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स के सामने वो लोग जो अपोज कर रहे थे वो पेश होंगे, उन्हीं अदालतों के सामने वो अपने मुकदमात लेके जाएंगे, उसी आईनी अदालत के सामने वो पेश होंगे। ये कहना कि मैं अगर उस कानून को अपोज करता था तो मुझे उसके सामने अपना मुकदमा नहीं सुनाना चाहिए या आर्ग्यू करना चाहिए। Yes, I और got दूसरी your point. और दूसरी गुजारिश इसके अंदर कि पार्लियामान के लोगों को हम अंडरमाइन नहीं कर रहे एक साइलिन है। आपने बनाया एक खास तौर पे बेंच जो आईनी बेंच है, जो आईनी बेंच है उसमें एक फरीक हमेशा हुकूमत होगी, उसमें दूसरा फरीक हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह देता मुख्तारा माई का केस है वो तो आईनी बेंच में जाएगा ही नहीं। आईनी बेंच है ही वो जिसमें आपने हुकूमत की किसी कानून साजी को, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अमल को चैलेंज किया। हम बात इस पे कर रहे हैं कि वो बेंच जिसके सामने आप हमेशा साइल होंगे, क्या उसकी तैनाती भी आप करेंगे? इस बात को एक्सप्लेन करने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस नहीं है। दुनिया की किसी अदालत के अंदर यह नहीं होता कि जिस बेंच के सामने मखसूस तौर पे आप पेश हो रहे हैं, आप अल्लाह देता मुख्तार माई का बेंच नहीं पिक कर रहे, आप कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस की कमेटी पिक कर ले। आप कह रहे हैं जिसके सामने मेरा मुकदमा लगेगा हुकूमत, मैं उसका बेंच खुद मुकर्रर करूंगी। ये वाली बात थोड़ी सी मन तक समझ नहीं आई। चलें ठीक है आमिना, ब्रेक का वक्त हो गया। आपका पॉइंट जो आप ऐड करना चाह रही है, आई एम श्योर कि आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, वो ब्रेक के बाद आके शामिल करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और बात कर लेते हैं हम जी तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली पर। एक पूरी नशिस्त तैयार कर रखी है मैंने सवालात की कि क्या कितनी पायदार है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एक जानिब तो तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन में शिरकत करते हुए हमें नजर आ रही है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एहतजाज के लिए पर भी तोल रही है। अली अमीन गंडापुर ये कहते हुए हमें साफ अल्फाज में नजर आ रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए इस बार निकलेंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, यानी कि बड़े आप कह सकते हैं कि सख्त अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया। कुछ सवालात इस पे अब बनते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हो पाएगा इस बार या नहीं। इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ वोटर्स और सपोर्टर्स हमें डिसअपॉइंट होते भी नजर आए थे। दूसरा सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ के एहतजाज से सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा। तीसरा अहम सवाल ये कि एक जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की जो शोर शराबा है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या इन अंदरूनी इख्तलाफात के होते हुए ये तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इसके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं सबसे पहले आमिना के पास। ना मेरे जो सवालात उसमें से जो भी क्वेश्चन आप पिक करती हैं जिसका पहले जवाब देना नहीं, आई थिंक मैं सबका जवाब दूंगी। हमें ये चीज नोट करनी चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये असल में पाकिस्तान की सालमियत की लड़ाई है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि कोई एक जमात जो है उसने ये बेड़ा उठा लिया है कि हमने हमेशा नेगेटिव ही रहना है और हमेशा नेगेटिविटी के रास्ते पर चलना है। मेरा ख्याल है उनको कोई फैसिनेशन है डिस्ट्रक्शन से, नेगेटिविटी से। जिस तरफ उनको कुछ गलत होता हुआ नजर आता है वो उस रास्ते पे चल जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है कि आज वो ये कहते हैं कि जी हम ऑपोजिशन में हैं, हमारे पे जुल्मो सितम। पहले तो वो जुल्मो सितम भी मुझे नजर नहीं आते, लेकिन चलो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हमने मान लिया कि शायद ऑपोजिशन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अफसोस की बात यह है कि जब वो हुकूमत में थे, बेसिक राइट नहीं है। मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट, आई विल कम टू दैट। अफसोस की बात यह है कि जब वो हुकूमत में थे तब भी वो सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। क्या उन्होंने उस वक्त कोई डेवलपमेंट की बात की? क्या उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की? पूरी दुनिया में देखें इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में लोग अपोजिशन में होते हैं, एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जब असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूट हो जाती हैं, जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड चुन लिए जाते हैं, तो उसके बाद असेंबलीज मिल के काम करती हैं, अपना काम, लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, मुल्क की बेहतरी का मकसद होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज देखने को नहीं मिल रही। और जो आप पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करिए, बिल्कुल आईनी हक है और उससे कोई डिनाइंग ना आज है ना पहले थी। तो अगर फिर अपना मिसयूज नहीं किया? नहीं, मैं उस पे आ रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्या आज से पहले हमने कभी ये देखा कि इस आईनी हक से किसी को रोका गया हो? अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप बात करिए ना, इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इन्होंने
توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کے علاوہ کبھی پیسفل پروٹیسٹ کیا ہی نہیں. اگر تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ایسا لگتا ہوتا کہ ان کا آئینی حق نہیں ہے تو 2013 میں جو 1.5 سال ڈی چوک کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھے رہے, ہر جگہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, پاکستان کی اکانومی کو اس کی وجہ سے نقصان ہوا, سب کچھ, اس کے باوجود پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا یہی سٹانس رہا کہ جی ان کا آئینی حق ہے, ان کو احتجاج اگر یہ کرنا چاہتے تو یہ کرتے رہیں, گورنمنٹ اپنا کام کرے. تو 2024 میں وہ سٹانس تھوڑا بدل گیا. نہیں, وہ سٹانس حکومت کا نہیں بدلا. بات یہ ہے کہ وہ وہاں سے شروع ہوئی یہ سٹوری, وہاں پہ بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا, لیکن وہ ان کی جو ڈسٹرکشن کی پالیسی تھی وہ ہر آنے والے دن زیادہ سے زیادہ ہارش ہوتی گئی. بلو ایریا پہ ہم نے دیکھا درخت جلائے گئے, ٹائر جلائے گئے, پھر جو 9 مئی کو ہوا بات کر رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے احتجاج میں کیا گیا, تو پھر اس کے بعد تو میں تو سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا سٹانس آج بھی بڑا سافٹ ہے ان کے اوپر. اس سے زیادہ سخت سٹانس ہونا چاہیے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو دس از ناٹ واٹ پاکستان کین افورڈ. ٹھیک ہے سعد صاحب, آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو؟ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو جے یو آئی ایف, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا کیا ساتھ رہا تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن علی امین گنڈا پور نے جو کہا جے یو آئی ایف سے متعلق, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ اب جا سکتی ہیں, مزید جو ڈیولپمنٹس ہونے لگی ان میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے میم کی آمنہ صاحبہ کی بات کا تھوڑا رسپونڈ کر دوں. جی پلیز. پی ٹی آئی اپنا موقف خود بتائے گی. پی ٹی آئی کے اندر 100 غلطیاں ہیں, ان کا کوئی ریپرزینٹیو سے ہم بات کریں گے تو وہ اپنا موقف خود بتائیں گے. لیکن یہ پی ٹی آئی کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر میم نے فرمایا کہ ہم ظلم و ستم نظر نہیں آیا, شاید ہو کہیں پہ, ایسے نہ کریں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نا ان خبروں سے گریجویٹ کر گئی ہے جہاں پہ آپ اور میں اور دو اخباروں کے 2 من پسند کالم نگار پاکستان کو بتاتے تھے کہ فلاں لیڈر نے ایسی زبردست تقریر کر دی اور باقی لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور وہ کہتے تھے کہ ضرور کرتی ہوگی. جب ہم چند لوگ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا سکتے تھے کہ فلاں شخص اچھا ہے فلاں شخص برا ہے, اور لوگ ماننے کو تیار ہو جاتے تھے. اب یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو نئی دنیا ہے اس کے اندر لوگوں کے پاس خود انفارمیشن ہے, انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ ظلم و ستم جو سیالکوٹ کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کی والدہ سے ہوا. انہوں نے 2 دن پہلے کی پریس کانفرنسز دیکھی ہوئی ہیں کہ کیسے چھوٹی سی بچی کو گھسیٹ کے کہیں سے لے کے آئے. انہوں نے جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا, یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ 100 دفعہ کہیں کہ حکومت کی پالیسی بہت اچھی ہے یا حکومت کو بہتر کرنا چاہیے, یہ نہ کہیں کہ آپ نے ظلم و ستم نہیں دیکھا. اس ملک کے اندر لوگوں کی, بے قصور لوگوں کی, غریبوں کی جانیں گئی ہیں, بچے لوگوں کے ٹیئر گیسیں کھاتے رہے ہیں. اس ملک کے اندر آپ نے, میں نے, سب نے دیکھا کہ لوگ جھولیاں اٹھا کے کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ مرہم رکھیے ان کے درد کے اوپر, آپ ان سے کوئی مناسب بات کیجئے. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ظلم و ستم نظر نہیں آتا, کہتے ہیں کہ ہوتا ہوگا, تو لوگ اس بات سے متنفر ہو جاتے ہیں. اس میں تھوڑی سی شائستگی پیدا کیجئے. ٹھیک. دوسری گزارش آپ نے کی مولانا صاحب کی, دیکھیے مجھے تو یہ الائنس پہلے بھی بڑا ان نیچرل لگتا تھا. جب یہ 26ویں ترمیم کے اوپر الائنس تھا تو میرا یہ موقف تھا کہ یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے. مولانا صاحب ہمیشہ ہسٹوریکلی جو ہماری ٹریڈیشنل سٹیٹس کو کی پالیٹکس کی پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ ان کے الائنسز رہے ہیں. یہ الائنس جس کے اندر مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ آئے تھے, یہ ان نیچرل تھا. میں علی امین صاحب کی بات کے اوپر تو کیا کامنٹ کروں, وہ خود ان کی پارٹی کر سکے گی. لیکن جو پولیٹیکل الائنس دیر پا کہیں نظر آتا ہے اس میں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب نہیں نظر. ٹھیک ہو گیا. سعد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آمنہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, ایک پل سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.